हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 3 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, दैट इज लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन है क्या। सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है। तो बेटा, जब भी दो स्टेटमेंट्स को हम एक दूसरे के इक्वेट करते हैं या किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को आपने जीरो से इक्वेट कर दिया या किसी दूसरे मैथमेटिकल स्टेटमेंट से इक्वेट कर दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। अब वो लीनियर इक्वेशन लीनियर कब होगी, वो इक्वेशन लीनियर तब होगी जो भी हमने उसमें वेरिएबल्स यूज किए हैं, लाइक 2x + 3y 2x + 3y इक्वल्स टू 0। जहां पर आपने जो वेरिएबल यूज किया दैट इज x एंड दैट इज y। ठीक है। तो जो x और y आपने यूज किया है, इनकी पावर्स देखिए, इनकी पावर यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 है। इट मींस जो पावर, तो ये इक्वेशन कैसी कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है। तो याद रखना है कि अगर किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 है, तब हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और दो वेरिएबल के, तो आप यहां से देख सकते हैं इसमें दो वेरिएबल हैं, x एंड y हैं। यहां से देखिए x + y + z इक्वल्स टू 5। यहां आप देख सकते हैं x, y, z 3 वेरिएबल्स हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है, बट 2 वेरिएबल की नहीं है। इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ठीक है। तो आगे चले बेटा, आगे बात करें हम, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपको समझ में आ गया क्या है। इसकी जनरल फॉर्म जो होती है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, दैट इज ax + by + c इक्वल्स टू 0। ax + by + c इक्वल्स टू 0 वेयर a, b and c आर रियल नंबर्स एंड a, b मस्ट बी नॉन जीरो। a, b, c क्या है, रियल नंबर्स है, और a, b क्या होने चाहिए, आपके नॉन जीरो होने चाहिए। क्योंकि अगर a और b में से कोई भी एक जीरो हो जाता है तो ये एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं रह जाएगी। मान लीजिए आप 0 रख देते हैं, x की a की जगह 0 रख देते हैं, तो आपके पास इक्वेशन क्या होगी, by + c होगी। ठीक है। by + c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज y। ठीक है। अगर आप b 0 रख देते हैं तो आपके पास बचेगा ax + c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो इक्वेशन की बात करेंगे ये भी 1 वेरिएबल की हो जाएगी। लेकिन अगर c 0 रख देते हैं तो आपके पास इक्वेशन आएगी ax + by इक्वल्स टू 0। अब ax + by इक्वल्स टू 0, इसमें वेरिएबल कितने हैं, दो वेरिएबल है। ठीक है। तो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। तो c को 0 रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि आप x और y को a एंड b में से किसी एक को 0 कर देंगे तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रह जाएगी। ठीक है। अब बेटा कि इस जो ax + by + c इक्वल्स टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, मतलब ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ आई विल गेट, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आपने क्लास 9th में देखा होगा कि जब भी आपने किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाया, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ बनाया, तो आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जैसे मान लीजिए 2x + 3y इक्वल्स टू 0 आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। या और भी मैं सिंपल ले लेता हूँ, x + y इक्वल्स टू 5 आपके पास लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। ठीक है। तो अब आप देखें कि इसको अगर मैं ग्राफ बनाने के लिए बोला जाएगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। ठीक है। सॉल्यूशन सेट कैसे फाइंड करेंगे, आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू रखें और उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। जैसे मैं यहाँ पर x की प्लेस पे 0 रख देता हूँ, x इक्वल्स टू 0, तो 0 + y इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 5। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, 0,5। ठीक है। अगर आप y इक्वल्स टू 0 रख देते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास x + 0 इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू 5। तो सॉल्यूशन आ गया आपके पास 5,0। ठीक है। दो इक्वेशन से भी आपको दो सॉल्यूशन आपने फाइंड कर लिए, इनसे भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। बट करेक्ट जो आपका जो ग्राफ बने वो बिल्कुल करेक्ट बने, मतलब आप भी एश्योर हो इस चीज के लिए, तो इसके लिए एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन फाइंड करें। एक सॉल्यूशन और फाइंड कर लेते हैं, x + y इक्वल्स टू 5। तो x इक्वल्स टू 1 रख देते हैं, तो 1 + y इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 5 - 1 दैट इज 4। ठीक है। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट जो आ गए बेटा, वो आ गए। देखिए सॉल्यूशन टेबल में बना देता हूं यहाँ पर, x y, जब आपने x की प्लेस पे 0 रखा तो y आया 5, जब आपने y की प्लेस पे 0 रखा तो x आया 5, और जब आपने x की प्लेस पे 1 रखा तो y आपके पास आया 4। तो आपके सॉल्यूशन से 0,5, 5,0 एंड 1,4, इसको इन सॉल्यूशंस को हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4, ये पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है।
तो आप देखो सबसे पहले 0,5 कहाँ आएगा 0,5, एक्स पे 0 और वाई पे 5, ये हो गया 0,5, ठीक है। फिर 5,0, 5,0 यहां आ जाएगा। उसके बाद है 1,4, 1,4 कहाँ आएगा 1,4 यहां आ गया, ठीक है। अब आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगी आपको, एक स्ट्रेट लाइन। अगर मिल गई तो ठीक है, सॉल्यूशन ठीक निकाला आपने, और नहीं मिली तो इसका मतलब आपने सॉल्यूशन क्या निकाला है, गलत निकाला है, ठीक है। तो ये एक क्या बन गया, ग्राफ बन गया। इस तरह से ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 का क्या बन गया, ग्राफ। तो यानी कि अगर हम बात करें सीधे सीधे से, तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अगर हम ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करें या फिर हम उसका ग्राफ बनाए तो मुझे क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। एक दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं क्योंकि देखो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इस लाइन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, इस इक्वेशन के। तो इस लाइन पे कितने पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के भी कितने पॉइंट, इस इक्वेशन के भी कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। आगे चले बेटा, तो इसी तरह से अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की, ठीक है। अभी तक तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल था, अब आपके पास आ गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशंस आ गई, ठीक। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। और इसके साथ एक दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब आपसे क्वेश्चन होगा कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो कैसे पता करें कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं और कितने हो सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप देखो कि एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करती है। एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। यहां पर कितनी है, दो इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, इसका मतलब ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। दो इक्वेशन मतलब दो स्ट्रेट लाइन। अब एक प्लेन है आपके पास, एक प्लेन में दो स्ट्रेट लाइन क्या क्या कर सकती है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, मतलब कि एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, या फिर ये भी तो पॉसिबिलिटी है वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाए, ओवरलैप कर जाए, ठीक है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी कुछ बच्चे सोचेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है, इस तरीके से भी तो हो सकता है, ये ना तो इंटरसेक्ट कर रही है और ना ही एक दूसरे के पैरेलल है, ना ही ओवरलैप कर रही है। अरे बेटा ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, क्योंकि अगर आप इनको एक्सटेंड करोगे तो थोड़ी दूर जाकर के, अभी नहीं मिल रही लेकिन थोड़ी दूर जाके क्या कर जाएंगी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो तीन ही सिचुएशन हमारे पास पॉसिबल है कि लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करे, लाइंस जो है वो पैरेलल हो जाए और लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करे। अब आप देखो कि बेटा इनके सॉल्यूशन कैसे, मतलब सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ऐसा कोऑर्डिनेट्स, ऐसा पॉइंट जो इन दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, मतलब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए। ऐसे तो अगर हम सिंपली बात करें तो एक इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, इसके भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे हो सकते हैं जो इसके भी हो और इसके भी हो, मतलब इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन हो, तो वही क्या कहलाएंगे, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों इक्वेशन में अगर कोई सॉल्यूशन कॉमन है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे ये दोनों लाइन, दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो क्या करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब यहां देखो आप, ये मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपके पास वो है, क्या है, ग्राफ है, ठीक है। और ये सेकंड इक्वेशन के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 के लिए। अब आप देखो कि ये जो पॉइंट है P, ये P पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहे हैं, इसका मतलब P पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। यहां मैं x y मान लेता हूं, मैं x डैश y डैश मान लेता हूं इस पॉइंट को, P पॉइंट को, तो इसका मतलब x डैश y डैश इस लाइन का सॉल्यूशन है। अब ये P पॉइंट इस लाइन पे भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये पॉइंट इसका भी क्या होना चाहिए, इस इक्वेशन का क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए।
इसका मतलब x डैश y डैश इसका भी सॉल्यूशन है। तो यहां से ये समझ में आता है कि x डैश y डैश जो है वो इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, यानी कि इनका कॉमन सॉल्यूशन है। इसका मतलब यही क्या हो गया, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। क्या अब ऐसा कोई और पॉइंट देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा हूं? नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है, दो इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशन की आप लाइन ड्रॉ करते हो और वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। ठीक है। पैरेलल की बात करें तो पैरेलल यहां पर देखो क्या कोई भी पॉइंट कॉमन है, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, एक भी पॉइंट दोनों लाइन में कॉमन नहीं है और हो भी नहीं सकता क्योंकि दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। तो अगर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यानी कि दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं, तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इक्वेशन के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। यहां क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और यहां पर देखो दोनों ही एक दूसरे पे लाई कर दिया, इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स क्या कॉमन है, तो यानी कि इनफाइनेटली मैनी क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो अगर लाइन ओवरलैपिंग है तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं बेटा, तो ये हम कैसे बताएं, ये तो समझ में आ गया कि सॉल्यूशन किस किस तरह के हो सकते हैं। सॉल्यूशन यूनिक हो सकता है, कोई सॉल्यूशन हो सकता है कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, और हो सकता है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। लेकिन पता कैसे करेंगे कि भैया सॉल्यूशन यूनिक है, कोई भी नहीं है, या फिर इनफाइनेटली है? तो बेटा उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है। कंडीशंस क्या है, हम फाइंड करेंगे जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें दी हुई है, इनके जो कोएफिशिएंट्स है एक्स वाई के जो कोएफिशिएंट्स और सी, इनके रेशियो फाइंड करेंगे। मतलब हमें फाइंड करना है a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2। ये तीन रेशियो हमें क्या करना है, फाइंड करने हैं। अगर a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है, कंडीशन देखिएगा, अगर a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है, c1 by c2 की तरफ तो आपको जाना भी नहीं फिर। ठीक है। अगर यही दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो c1 c2 की तरफ आप नहीं जाएंगे। ठीक है। तो अगर a1 अपन a2 b1 b2 के इक्वल नहीं है तो सिस्टम के कैसे सॉल्यूशन होंगे बेटा, लाइंस पहले तो देख लेते हैं, लाइंस किस तरह के होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अगर ऐसा है तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। ठीक है। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक होंगे, अभी देखा था हमने। ठीक है। लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग होती है सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक होंगे। अगर a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल हो जाता है, a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल हो जाता है, फिर जाएंगे c1 c2 के पास। लेकिन c1 by c2 इन दोनों के इक्वल नहीं आया। a1 by a2 कंडीशन क्या हो गई, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। तो लाइंस कैसी होंगी, लाइंस होंगी बेटा पैरेलल। लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, अगर लाइन पैरेलल है तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, अभी देखा था कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर कंडीशन ये है कि a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2, a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 तीनों ही इक्वल हैं, तो क्या होगा, तो लाइंस होंगी बेटा कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, या फिर हम कह सकते हैं ओवरलैपिंग लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी, ओवरलैपिंग लाइंस होंगी। और इस कंडीशन में हमने देखा था कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी हो गए। अब एक चीज और आती है बेटा, कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। अब देखो बेटा, सिस्टम कंसिस्टेंट कब है, जब भी उसका सॉल्यूशन निकल रहा है, फिर चाहे सॉल्यूशन एक निकले या अनेक निकले, सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। तो इन दोनों केसेस में मतलब जब लाइंस इंटरसेक्टिंग है या फिर ओवरलैपिंग है तो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, लाइंस पैरेलल है, तो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर आपको ये बात, तो ये समझ में आया सिस्टम कंसिस्टेंट कब है, इनकंसिस्टेंट कब है। ठीक है। लाइंस पैरेलल, तो कंडीशंस आपको ये याद रखनी है। ठीक है। ये वाली कंडीशंस आपको याद रखनी है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्या पूछे ही जाते हैं। तो एक आधा क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस पे बेस्ड।
देखो बेटा, क्वेश्चन है आपके पास, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है। एक दूसरी इक्वेशन है 12x प्लस ky माइनस k इक्वल्स टू 0। इन इक्वेशंस के जो पेयर ऑफ इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो आप बताओ k की वैल्यू क्या होगी। बेटा आपको ये पता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है। फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2, ये कंडीशन है। a1 कितना है? k है। a2 कितना है? 12। b1 3, b2 k है। c1 कितना है? माइनस ऑफ k माइनस 3 और c2 कितना है? माइनस k है। ठीक है, अब आप देखो पहले फर्स्ट टू मेंबर्स, जो ये इक्वेशन दी हुई है इसके फर्स्ट टू मेंबर्स को मैं लेता हूं, तो k बाई 12 इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास? 3 बाई k आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा k स्क्वायर इक्वल्स टू 36 एंड k इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। k की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 6 आ गई। लेकिन यहां तक नहीं रुक जाना है, आपको ये वाला भी क्या करना है, ये भी ट्रू होना चाहिए। इससे तो सिर्फ क्या कंडीशन है, अगर k प्लस माइनस 6 हुआ तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन इसको भी तो आपको ट्रू दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, यहां से भी k की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर जो कॉमन वैल्यू होगी ना वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो यहां से देखिए आप 3 अपॉन k इक्वल्स टू माइनस ऑफ k माइनस 3 बाय माइनस ऑफ k। यहां से माइनस क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप देखें 3k इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 3k, तो k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल्स टू 0। k आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ गया k इंटू k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। देखो दो नंबर है k एंड k माइनस 6, इनका प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, और हो सकता है दोनों ही 0 हो जाए। तो k इक्वल्स टू 0 एक तो सॉल्यूशन आ गया, और यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई? 6। यहां से दो सॉल्यूशन आए थे प्लस माइनस 6, और यहां से दो सॉल्यूशन आए 0 एंड 6। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या है? 6। कॉमन सॉल्यूशन क्या है? 6। तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 6 होगी। तब जाकर के इस इक्वेशन, अगर आप इस इक्वेशन में k की जगह क्या रखते हैं? 6 रखते हैं, तो क्या होगा? ये दोनों इक्वेशन जो है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन ये है आपके पास कि मोड ऑफ x माइनस 1 y इज इक्वल्स टू 1 एंड x बाय y इक्वल्स टू xy, देन द नंबर ऑफ डिफरेंट पेयर्स x, y which satisfy both the equation simultaneously। हमें ये बताना है कि x, y के ऐसे कितने पेयर होंगे जो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दें? सेटिस्फाई कर दें। ठीक है, तो बेटा मोड तो स्टार्ट करते हैं। देखो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है आपके पास। x माइनस मोड ऑफ x माइनस वाई कितना है? 1 के इक्वल है। तो अगर मैं मोड हटाऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं? x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 हो सकता है, और एक दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? माइनस ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा y माइनस इक्वल्स टू 1। तो एक तो ये इक्वेशन हो सकती है और ये इक्वेशन हो सकती है, ये दोनों में से एक इक्वेशन पॉसिबल होगी। ये भी सही हो सकती है और ये भी हो सकती है। अब आप देखो दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई है x बाई वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां से आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। x आप कॉमन ले लें तो वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप x इक्वल्स टू 0 एंड वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो y कितना आ जाएगा आपके पास? यहां से प्लस माइनस 1। देखो माइनस 1 उधर जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले इस कंडीशन के लिए बात करते हैं। x 0 है, x क्या है? 0 है। ठीक है, तो अगर x 0 है तो एक बार x इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में रखेंगे और एक बार x इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में रखेंगे। तो आपके पास 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? यहां से आपके पास सिंपली माइनस 1 आ जाएगा। तो एक सोल्यूशन आपके पास आ गया 0, माइनस 1। ठीक है, अब आप आगे देखें, जब x इक्वल्स टू 0 आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपके पास क्या सोल्यूशन आएगा? तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 और यहां से आ जाएगा आपके पास y माइनस 0 इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। तो सॉल्यूशन आपके पास आ गया
0,1। दो सॉल्यूशन आपके पास ये हो सकते हैं, 0,-1 और 0,1। अब y इक्वल टू जो प्लस माइनस वैल्यू आई है इसके लिए काम करेंगे, तो y को मैं एक बार ले लेता हूं +1, y क्या ले लेता हूं +1 ले लेता हूं। तो इस इक्वेशन में जब मैं y इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x - 1 इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास 2,1। सॉल्यूशन क्या आ गया 2,1। देखो y की जगह 1 रख दिया तो -1 हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब y इज इक्वल टू 1 यहां पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो y1 माइनस x इक्वल्स टू 1 माइनस x इक्वल्स टू कितना हो गया -2 हो गया, सॉरी माइनस x इक्वल्स टू 1 माइनस 1 यानी कि 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये सॉल्यूशन बन गया आपके पास 0,1। ये सॉल्यूशन आप पहले भी क्या कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको हटा सकते हैं। एक सॉल्यूशन देखो 0,1 ऑलरेडी आ चुका है, तो सेम सॉल्यूशन आया तो इसको एक बार ही काउंट करेंगे। अच्छा, अब तीसरी जो चीज है y इक्वल्स टू -1, इसके लिए काम करें तो y इक्वल्स टू -1 जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो x माइनस ऑफ -1 इक्वल्स टू 1 और x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 1 एंड x इक्वल्स टू कितना आ गया 1 - 2 दैट इज -1। तो सॉल्यूशन क्या हो गया आपके पास -1,-1। सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉरी बेटा सॉरी, यहां पर आपके पास -1 इंटू 1 आएगा और ये हो जाएगा आपके पास 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो सॉल्यूशन हो गया 0,1, ठीक है। और जब y इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में रखेंगे तो आप रखो तो -1 माइनस x इक्वल्स टू 1, तो माइनस x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 एंड x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहां से -2। तो सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास, सॉल्यूशन आ गया -2, सॉल्यूशन क्या आ गया -2, -1। तो आपके पास देखो सॉल्यूशन क्या क्या है, 0,-1 एक सॉल्यूशन हो गया, 0,1 एक सॉल्यूशन, फिर एक 2,1, ये 0,1 ये ऑलरेडी आ चुका है, इसको आप हटा छोड़ सकते हैं, और एक सॉल्यूशन आपके पास आ गया -2,1। तो आपके पास कितने सॉल्यूशन हो गए 1, 2, 3 एंड 4। तो जो आपको इक्वेशंस दी हुई थी इनके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं। 4x, y के ऐसे पेयर हो सकते हैं जो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 2 रेज़ पावर 2x माइनस y इज इक्वल टू 32 एंड 2 रेज़ पावर x प्लस y इक्वल टू 16, देन फाइंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर ये डायरेक्ट आपको लीनियर इक्वेशंस नहीं दी हुई है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इनको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, क्योंकि आपको दिया हुआ है 2 की पावर 2x माइनस y इक्वल टू 32। अब आप देखें 2 रेज़ पावर 2x माइनस y इक्वल टू 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ पावर 5 लिख सकते हैं। 32 को आप क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 5। तो आप यहां पर देखो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वेट कर दे सकते हैं हम। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 2 रेज़ पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 है, तो 16 को आप लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 4। यहां से आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो अब आप देखो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई, दो लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल आपके पास आ गए। इनको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस x इज 3x एंड 5 प्लस 4 इज 9। तो x आपके पास आ गया बेटा 9/3 दैट इज 3। x कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस x इक्वल टू 3 की हेल्प से आप y फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन में x की प्लेस पे आप 3 रख दे तो 3 प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया एंड y इक्वल टू 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो y आपके पास कितना आ गया 1 आ गया। नाउ आपको क्या फाइंड करना है बेटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो x कितना है 3 स्क्वायर प्लस y इज 1 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इज 9 और 1 स्क्वायर इज 1। तो 9 प्लस 1 आपके पास कितना आ गया 10। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 10, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है, लाइक 34 एक नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो आप देखो 34 2 डिजिट का नंबर है, तो इसमें 2 डिजिट्स हैं, एक वंस का डिजिट है और एक टेंस का डिजिट है, ठीक है। क्या तो कह रहा है इन दोनों डिजिट का सम 7 है। यहाँ भी देख सकते हैं हम 7 सम है, कुछ और भी हो सकता है सम, जैसे 27 लिख देते तो सम यहाँ पर 9 होता है।
एंड द टेंस प्लेस डिजिट इज 25% लेस देन द यूनिट्स प्लेस डिजिट। जो टेंस प्लेस डिजिट है वो यूनिट प्लेस डिजिट से 25% लेस है। तो आपको बताना है व्हाट इज द नंबर। अब नंबर में क्या होंगे, दो डिजिट टेंस का और यूनिट का। तो मान लेते हैं लेट यूनिट डिजिट इक्वल्स टू x एंड टेंस डिजिट इक्वल्स टू y। यूनिट डिजिट क्या मान लेते हैं x, टेंस डिजिट क्या मान लेते हैं y। तो नंबर क्या होगा, नंबर हम लिख सकते हैं, नंबर होगा बेटा आपके पास 10y प्लस x। कैसे होगा 10y प्लस x, 34 है। आप एक्सपेंड फॉर्म लिखते थे, कैसे लिखते थे 3 इंटू 10 प्लस 4, मतलब टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया और उसमें यूनिट डिजिट ऐड कर दिया। तो इसी तरीके से हम यहां भी लिख सकते हैं कि टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट डिजिट उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो नंबर क्या हो गया 10y प्लस x हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, एंड द टेंस प्लेस डिजिट इज 25% लेस देन द यूनिट प्लेस डिजिट। टेंस प्लेस डिजिट ये y क्या है 25% लेस है, किससे, यूनिट प्लेस डिजिट से। यूनिट प्लेस डिजिट क्या है x, इससे 25% कम। तो x में x का 25% निकाल देते हैं तो क्या मिलना चाहिए, टेंस प्लेस डिजिट मिलनी चाहिए। तो ये y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास x माइनस एक्स बाई 4, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो y आपके पास आ जाएगा 3x/4। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगा। सेकंड इक्वेशन में डायरेक्ट आपके पास y की वैल्यू है, यहां से आप y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहा, इक्वेशन नंबर टेंस पे आपको दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों डिजिट का आपको सम दिया हुआ है, दो डिजिट क्या है x एंड y, और इन दोनों का सम कितना है 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो y फर्स्ट इक्वेशन में आप देखिए y की डायरेक्ट वैल्यू आपके पास आई हुई है 3x/4। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो करो आप सब्स्टिट्यूट, तो x प्लस y की प्लेस पे आप लिखोगे 3x/4 इक्वल्स टू 7। ये हो गया आपके पास 4x प्लस 3x/4 इक्वल्स टू 7 एंड 7x/4 इक्वल्स टू 7। 7 विल कैंसिल आउट 7 एंड x इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया बेटा 4। x क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है। तो y कैसे फाइंड करेंगे, y देखिए y हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 4, x की प्लेस पे 4 रख देंगे और अपॉन 4, 4 विल कैंसिल आउट 4 एंड y इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। y आ गया 3 और x कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। अब आपको तो नंबर चाहिए, नंबर क्या है, नंबर है 10y प्लस x। तो 10 इंटू y इज 3 प्लस x कितना है, x आपने फाइंड किया 4, तो नंबर देखिए क्या आ गया 30 प्लस 4 यानी कि 34। डिजिट का सम कितना है 7 है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा 34 हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अब देखो इसको, क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा अ मैन कैन रो 3 quarters of a kilometer, 3 quarters of a kilometer against the stream in 11 and 1/4 minutes. 11 and 1/4 minutes and returning return in 7.5 minutes, और 7.5 मिनट में वो वापस आ जाता है। द स्पीड ऑफ द मैन आपको फाइंड करनी है, फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन। ठीक है, स्पीड ऑफ द मैन आपको फाइंड करनी है। स्पीड ऑफ द मैन आप कैसे फाइंड करेंगे, देखो क्या कह रहा है बेटा, जब भी आपके पास डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम का क्वेश्चन है तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे बेटा। जब भी डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का क्वेश्चन आएगा उसमें दो स्पीड काम करेंगी। एक तो जो भी बोट चल रही है उसकी स्पीड होगी, मान लीजिए कोई बर्ड हवा में उड़ रहा है, एयर में है, तो उसकी स्पीड होगी। ठीक है, कोई आदमी तैर रहा है तो उसकी स्पीड होगी। एक तो चीज वो हो गई। दूसरी हो गई जिस चीज में वो ट्रेवल कर रहा है, जैसे पानी में अगर वो ट्रेवल कर रहा है तो पानी की स्पीड, हवा में ट्रेवल कर रहा है तो हवा की स्पीड। तो यहाँ पर दो स्पीड्स हो गई। एक तो जो चीज फ्लोट कर रही है
उसकी स्पीड, दूसरी जिसमें वो फ्लोट कर रही है उसकी स्पीड। तो यहां पर फ्लोट करने वाला कौन है, रो करने वाला मैन है, और दूसरा किसमें वो फ्लोट कर रहा है, पानी में फ्लोट कर रहा है, स्ट्रीम जो है उसमें वो तैर रहा है, रो कर रहा है, तो उसकी स्पीड। तो यहां पर हम दो स्पीड मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ मैन क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो नदी है, धारा है, उसकी स्पीड या पानी की स्पीड हम सिंपली बोल दें तो दैट इज y किलोमीटर पर आवर हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो स्पीड इन एक होती है डाउन स्ट्रीम, एक होता है अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है और अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम की बात करें, ठीक है। देखो पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है और आदमी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा, पानी जो है वो आदमी को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, मतलब अपनी इसकी खुद की तो स्पीड है ही मैन की, साथ में पानी भी उसको हेल्प करेगा, मतलब उसकी स्पीड और क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसको कहते हैं बेटा डाउन स्ट्रीम, मतलब बहाव के साथ। जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है या हवा बह रही है तो ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो क्या है, बहाव के साथ जाना, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जाना। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों चीजें जो है, बहाव भी उसी डायरेक्शन में होगा और पर्सन भी, जो ऑब्जेक्ट भी है वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएंगी। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या होती है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, वेयर x इज द स्पीड ऑफ मैन एंड y इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। एंड स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, बहाव के विपरीत। पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पानी जो है वो इस ऑब्जेक्ट को बहने में क्या करेगा, आगे जाने में क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब इसकी स्पीड में से हम इसकी स्पीड को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, वो नेट स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की, तो ये आ जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, पर्सन ऑब्जेक्ट की स्पीड में से जिस भी चीज में वो फ्लोट कर रहा है उसकी स्पीड को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पानी में फ्लोट कर रहा है तो पानी की स्पीड को हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, उसमें से निकाल देंगे, ठीक है। तो बेसिक ये चीजें हैं, इसलिए जब डाउन स्ट्रीम या अपस्ट्रीम से रिलेटेड आता, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो अब देखो कह रहा है मैन रो 3/4 ऑफ अ किलोमीटर, 1 किलोमीटर का 3/4 यानी कि 3/4 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का 3/4 कितना हो गया, 3/4 किलोमीटर। इतना वो ट्रेवल करता है अगेंस्ट द स्ट्रीम, बहाव के मतलब विपरीत जा रहा है, यानी कि वो अपस्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है। कहां से ट्रेवल कर रहा है, अपस्ट्रीम में। तो यानी कि उसकी स्पीड कितनी होने वाली है, x माइनस वाई। डिस्टेंस हो गया 3/4 और टाइम हो गया 11 एंड 1/4 मिनट्स, ठीक है। अब ये मिनट में है, स्पीड मैंने मानी है किलोमीटर पर आवर में, तो हम मिनट को क्या कर सकते हैं, आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो, आपको पता है डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। अब आप देखो, आप एक काम करें, यहां पर आप किलोमीटर पर आवर की बजाय यहां पर क्या मान सकते हैं, इसको किलोमीटर पर मिनट भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, किलोमीटर पर मिनट, लेकिन आवर ही रहने दें क्योंकि आंसर शायद उसका आवर में हो, ठीक है। तो आप डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम हो गई, ठीक है। अब आप देखो स्पीड कितनी है, अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है, यानी कि अपस्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है, तो स्पीड हो गई x माइनस वाई इंटू टाइम कितना लग रहा है उसको, 11 एंड 1/4 मिनट। तो 11 एंड 1/4 कितना हो गया, 11 4 44 एंड 1 इज 45/4 मिनट हो गए, 45/4 मिनट हो गए। अब मिनट के क्या बना लेते हैं, आवर बना लेते हैं, तो 60 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये हो गई स्पीड, ये हो गया टाइम, और इक्वल्स टू में आना चाहिए डिस्टेंस, वो कितना है 3/4 है, ठीक है, 3/4। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 15 3 जा 45 एंड 15 4 जा 60, और ये 4 से ये 4 हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इंटू 3। अब आप देखिए इस 3 से भी ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली आपके पास आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू ये 4 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, एंड रिटर्न्स। अब देखो बहाव के विपरीत जा रहा है तो वापस आते टाइम बहाव के साथ हो जाएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपस्ट्रीम में जा रहा है तो वापस आते टाइम डाउन स्ट्रीम में आएगा, और अगर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो वापस तब आएगा जो तो अपस्ट्रीम होगा। तो जब वापस आ रहा है तो डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, डिस्टेंस कोई 3/4 हो गई। टाइम लेकिन इस बार इसको क्या लग रहा है, कम लग रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ गई है, तो टाइम क्या लगेगा 7.5 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो स्पीड है बेटा इस बार x प्लस वाई,
क्योंकि अब डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है। टाइम लग रहा है 7.5 मिनट्स, तो यानी कि ये हो गया 15/2 मिनट। इसके आवर बनाएंगे तो 1/60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और इक्वल्स टू डिस्टेंस उसको कितना लग रहा है, डिस्टेंस उसको लग रहा है, आप देखें वही सेम डिस्टेंस ही है, क्योंकि जहां गया था वहीं से वापस आ रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया 3/4। 3/4 इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखो 50 1 15 एंड 15 4 60, 4 से ये 4 हो गया कैंसिल, x प्लस वाई आपके पास आ गया 2 3 6। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर सेकंड है, आप दोनों को एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड, सभी को अच्छे से आता है एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, प्लस वाई माइनस प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो गए, plus x is 2x and 6 plus 4 is 10 and x is equals to 10/2, that is 5। तो x कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। ठीक है, यानी कि जो स्पीड ऑफ द मैन कितनी आ गई, अभी x क्या लेट किया था आपने, स्पीड ऑफ द मैन लेट किया था, तो स्पीड ऑफ मैन क्या आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। आपने x किलोमीटर पर आवर किया था, x की वैल्यू 5 आ गई, तो स्पीड ऑफ द मैन इज 5 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे स्ट्रेन की भी स्पीड पूछ ली जाए तो आप क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में x is equals to 5 रख देंगे, तो 5 plus y is equals to 6 and y is equals to 6 minus 5 that is 1। तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का जो क्वेश्चन होता है, तो ध्यान से देखेंगे, इसको करेंगे। ठीक है, कोई और भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन उसको जो सॉल्व करना है बेसिक जो है वो यही है कि आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, उसके बाद आप लेट कर लें जिस चीज में वो फ्लोट कर रहा है, मतलब स्ट्रीम है या एयर है। ठीक है, उसके बाद डाउन स्ट्रीम की स्पीड में दोनों ऐड हो जाएंगे और अप स्ट्रीम में दोनों माइनस हो जाएंगे। और उसके बाद आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है सिंपल सा कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा इन द इक्वेशन 3x plus 2y equals to 13xy and 4x minus 5y equals to 2xy. The values of x and y which satisfy the equation are ऑप्शंस क्या क्या आपके पास, A 2,3, B 3,2, C 1/2, 1/3 और D 1/3, 1/2। आप देखो बेटा, आपके पास दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये एक्स वाई कहां से आ गया। तो सबसे पहले इस एक्स वाई को हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। कैसे, बहुत सिंपल है, देखो 3x plus 2y equals to 13xy, xy से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3/y, इसको xy से डिवाइड करोगे, देखो 2y अपॉन xy आप करोगे तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 2/x और 13xy को आप xy से डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा 13। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट जो इक्वेशन है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2xy, इसको भी अगर आप xy से डिवाइड कर देते हो तो आपको मिलेगा 4/y माइनस 5/x इक्वल्स टू 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको कैसे सॉल्व करें, भैया x और y तो कहां आ गए, डिनोमिनेटर में आ गए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो वेरिएबल्स है ना उनको लाना पड़ेगा न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में लाने के लिए हम मेथड यूज करते हैं रिडक्शन मेथड। आप इसमें क्या करेंगे, आप देखो आपको दिख रहा है इसमें भी 1/y है और इसमें भी 1/y है, भाई 3/y है तो आप इसको 3 into 1/y लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या है, 1/y इसमें भी और 1/y इसमें भी है। इसी तरह से इसमें दोनों में 1/x है, तो आप इस जो कॉमन है ना 1/y दोनों में, इसको p लेट कर लें और जो 1/x है उसको q लेट कर लें। उसको क्या लेट कर लें, q। ठीक है, आप चाहे तो uv भी लेट कर सकते हैं, मतलब x और y को छोड़कर क्या कोई भी दो और वेरिएबल क्या कर ले, लेट कर ले। 1/y को p और 1/x को q मान लिया मैंने।
तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, देखो आप 3/y है, इसका मतलब है 3 इंटू 1/y, और 1/y को आपने मान लिया क्या p, तो ये बन गया 3p, है ना। तो यहां गलती नहीं करनी है, तो ये आपके पास बन जाएगा 3p प्लस 2q इक्वल्स टू 13। फिर यहां आपके पास बनेगा बेटा 4p माइनस 5q इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब देखो सॉल्व करना है p और q के लिए, भी p और q आ गए तो 1/y और 1/x निकल जाएंगे, और 1/y और 1/x की वैल्यू आ गई तो y और x भी निकाल लेंगे। लेकिन अब गोल क्या है, p और q को फाइंड करना। p और q को कैसे फाइंड करेंगे भैया, दो इक्वेशन है p और q में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी p एंड q में। तो इनको सॉल्व करने के लिए मेथड तो है ग्राफिकल है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। यहां मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं, यहां मैं मेथड यूज कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि मुझे तो भाई बहुत इजी लगता है एलिमिनेशन मेथड। तो अब आप ये देखो कि एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको एक जो वेरिएबल है उसको रिमूव करना है, चाहे तो आप p को करें चाहे तो आप q को रिमूव करें। तो मैं कर रहा हूं p को रिमूव। तो p को रिमूव करने के लिए जरूरी क्या है कि p का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम हो। इसको करने के लिए सेम क्या करूंगा, पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और दूसरी को 3 से। तो इसको 4 से करने पे देखो 12p बनेगा, और इसको करने से भी 12p बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे। तो कर दो पहली इक्वेशन को, इस इक्वेशन को कंप्लीट 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 12p प्लस 8q इक्वल्स टू 52, और सेकेंड वाली को 3 से करो तो ये बनेगा 12p माइनस 15q इक्वल्स टू 6। अब p वाले वेरिएबल को इजीली रिमूव किया जा सकता है, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, प्लस 8 प्लस 15 इज प्लस 23q एंड 52 माइनस 6 इज 46। तो q आपके पास आ गया बेटा 46/23 दैट इज 2। तो q आपके पास आ गया 2। अब q आ गया, अब आपको चाहिए p। p निकालने के लिए क्या करेंगे, q की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। तो 3p प्लस 2 इंटू 2 4 इक्वल्स टू 13, 3p इक्वल्स टू 9 एंड p इक्वल्स टू 9/3 दैट इज 3। तो p की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। p कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन ये तो p और q आया है, जबकि आपको चाहिए क्या, x एंड y। तो p क्या है भाई, 1/y क्या है p, तो 1/y इज इक्वल्स टू p की वैल्यू आ गई 3। तो रिवर्स करेंगे तो y कितना आ गया, 3 आ गया, y आ गया 3। इसी तरह से x कितना आ जाएगा, सॉरी y आ जाएगा 1/3, सॉरी y कितना आ जाएगा 1/3, और इसी तरह से x कितना आ जाएगा भाई 1/x को 2 के बराबर रख देंगे, तो x बराबर कितना हो गया 1/2। तो सॉल्यूशन क्या हो गया 1/2, 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, बस इसको आपको क्या करना था, xy को आपको इस साइड में ट्रांसफर करना था। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, आपके पास जो वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, और फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाने के लिए आप 1/y और 1/x को p एंड q लेट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या है देखो, there are difference of the squares of two numbers, difference of the squares of two numbers is 101. The sum of their square is equal to, find the sum of their squares। ठीक है, देखो बेटा आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको दिया हुआ है 101 दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछा गया कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपसे को बताना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको दे दिया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको बताना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हो, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। इजिकल्स टू कितना आ गया 101 आ गया। ठीक है, अब आप देखो बेटा, दो नंबर का प्रोडक्ट 101 आ रहा है, दो नंबर का प्रोडक्ट 101 आ रहा है, और 101 तो एक प्राइम नंबर है, 101 तो एक प्राइम नंबर है। तो 101 को अगर मैं फैक्टराइज करने जाऊं तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 101 इंटू 1 मिलेगा। क्या मिलेगा 101 इंटू 1 मिला।
अब आप देखो भाई x प्लस वाई क्या होगा 101, क्योंकि ये 2 का सम है तो ये ग्रेटर आएगा। तो x प्लस वाई कितना आ गया बेटा 101 आ गया, और x माइनस वाई यहां से क्या आ गया 1 आ गया। भाई इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि इसको आप और दूसरे तरीके से फैक्टराइज नहीं कर सकते। अगर मेरे को 101 को 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो 101 into 1 ही मैं लिख सकता हूं। भाई कोई कहेगा कि सर मैं तो 1 into 101 लिख लूंगा, तो भी वही बात है, ठीक है। तो यहां से आप कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई 101 होगा। इसलिए नहीं कि पहले लिखा हुआ है तो इसलिए 101 ले लिया मैंने, नहीं। क्यों? क्योंकि ये 2 नंबर का सम है तो ये इससे बड़ा ही होगा ना, 2 नंबर का सम 2 नंबर के डिफरेंस से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो अब आप देखो तो x प्लस वाई कितना हो गया 101 और x माइनस वाई कितना हो गया 1। एलिमिनेशन से मैं इसको सोल्व कर देता हूं, ये कैंसिल हो गया। x और x कितना हो गया 2x, 101 प्लस 1 कितना हो गया 102, x कितना आ गया आपके पास 51 आ गया, ठीक है। और अब आपको चाहिए y और चाहिए, तो y निकालने के लिए क्या करेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 101 एंड x कितना है 51 प्लस वाई इक्वल्स टू 101 एंड y इक्वल्स टू 101 माइनस 51। तो ये आपके पास बेटा कितना आ जाएगा 101 में से जब आप 51 माइनस कर दोगे तो ये आपके पास आ गया 50। तो आपके पास x आ गया 50 और y आ गया, सॉरी x आ गया 51 और y आ गया 50। अब आपको निकालना क्या, आपको निकालना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 51 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, ठीक है। 51 का स्क्वायर आप निकाल के देखेंगे तो कितना आ जाएगा 2601 आ जाएगा, जबकि 50 का स्क्वायर अगर आप फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2500। ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो 1 0 5 और 6 11 और 2 और 2 4 एंड 1 5, तो 5105 ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो बस यही थी कि हम इसको किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नंबर ही ऐसा मिलेगा, इसको आप केवल इस तरीके से क्या कर पाएंगे फैक्टराइज कर पाएंगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कह रहा 5 years ago 5 साल पहले A was 3 times as old as B। देखो मैं लिख नहीं रहा क्वेश्चन, मैं आपको वैसे पढ़ के बता रहा हूं। 5 years ago 5 साल पहले A was 3 times as old as B। A जो था, एज ऑफ A 5 years ago की मैं बात करूं तो एज ऑफ A विल बी इक्वल टू वाज इक्वल्स टू 3 times ऑफ एज ऑफ B, ऐसा आपको दिया है। फिर कह रहे हैं एंड 10 years later, और 10 साल अगर बाद की बात करूं मैं, 10 साल आज से 10 साल बाद की अगर मैं बात करूं तो A shall be twice as old as B। एज ऑफ A will be equal to twice of age of B, ऐसा होगा। अच्छा फिर क्या कह रहे हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एंट्री। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो A और B की परसेंटेज माननी है आज की जो एज है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट द percentage of A X years and percentage of B equals to Y years। A की परसेंटेज मैंने X years मान ली, B की परसेंटेज मैंने Y years मान ली। अब हम 5 साल पहले चले जाते हैं। 5 साल पहले अगर आज A X years का है तो 5 साल पहले क्या होगा, X माइनस 5 का होगा। अगर आज आपकी एज 14 years है तो 5 साल पहले याद करो आप कितने साल के थे, 9 years के थे। कैसे पता चला भाई 14 माइनस 5 9 आ गया, नहीं। तो अगर A आज X years का है तो 5 साल पहले कितने का था X माइनस 5 का। सिमिलरली अगर मैं Y के लिए बात करूं तो Y B के लिए बात करूं तो B अगर आज Y का है तो 5 साल पहले क्या होगा Y माइनस 5 का होगा। दोनों की एज में क्या रिलेशन है, रिलेशन दिया हुआ है एज ऑफ ए इक्वल है इसके थ्राइस ऑफ एज ऑफ B के, यानी कि 3 times of y minus 5। तो आपको मिलेगा x minus 5 equals to 3y minus 15 and x minus 3y equals to minus 15 plus 5 and that is minus 10 and this is equation number first। क्लियर? अच्छा अब आते हैं 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद। अगर आज आप 14 थे तो 10 साल बाद कितने के हो जाओगे, 14 plus 10 24। कई क्या होता है कि 10 साल बाद निकालनी है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटा अगर आज 14 के हो तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 140 हो गया, तो 10 साल बाद 140 ईयर्स के थोड़ी ना हो जाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अगर 10 साल बाद है तो वो 10 ऐड करने हैं आज की प्रेजेंटेज में, और अगर पहले की बात कर रहे हैं तो वो माइनस करना है आपको आज की एज में, ठीक है।
तो 10 साल बाद की बात करें तो x जो होगा वो x प्लस 10 का होगा और y जो होगा वो y प्लस 10 ईयर्स का हो जाएगा। और दोनों की एजेस में रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि एज ऑफ ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एज ऑफ बी, यानी कि एज ऑफ ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एज ऑफ बी। सिंपल सी चीज है। सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। तो यहां से आ गया x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10 इज 10 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बेटा एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कहो तो कर देता हूं, देखो कर लो। x माइनस 3y इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, सॉरी माइनस 10 है वहां पर। x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं बेटा। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास माइनस वाई आ गया और माइनस 10 कितना हो गया? माइनस 20 हो गया। माइनस भी कैंसिल आउट, माइनस एंड वाई इक्वल्स टू 20, यानी कि बी की एज आ गई 20। और जब ए की एज निकालनी तो किसी भी इक्वेशन में वाई की वैल्यू 20 रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, तो 22 जा 40 तो माइनस 40 और वो उधर जाएगा तो प्लस 40 हो जाएगा। तो 40 प्लस 10 कितना हो गया? 50। तो यानी कि x कितना आ गया आपके पास? 50 ईयर्स आ गया। ठीक है, तो यानी कि ए की जो एज है वो 50 ईयर्स है और बी की जो एज है वो 20 ईयर्स है। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है बेटा, एट अ सर्टेन फास्ट फूड रेस्टोरेंट, एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। ठीक है, अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत दिन हो गए लॉकडाउन में तो मिला ही नहीं कुछ फास्ट फूड। कह रहा अमित कैन बाय 3 बर्गर्स। अमित ने 3 बर्गर्स खरीदे, 7 शेक्स एंड 1 ऑर्डर ऑफ फ्राइज फॉर ₹120। 3 बर्गर, बर्गर 3, शेक्स कितने? 7 और 1 फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज कितनी? 1, और टोटल अमाउंट हो गया भैया का 120 रुपए। फिर कह रहा है एट द सेम प्लेस, उसी पे क्या हुआ? उसने 4 बर्गर खरीदे, 10 शेक्स परचेज किए और फिर से 1 फ्रेंच फ्राइज क्या की उसने परचेज की और अब उसका अमाउंट हो गया 164.50। तो अब आपको ये बताना है कि एक बर्गर, एक शेक और 1 फ्रेंच फ्राइज की कॉस्ट क्या होगी। मतलब इकट्ठी कॉस्ट बतानी है, अलग अलग इंडिविजुअल कॉस्ट आपको नहीं बतानी। इन तीनों की एक अगर हम मैं एक बर्गर और 1 शेक और 1 फ्रेंच फ्राइज परचेज करता हूं तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, ऐसा आपको बताना है। ठीक है, तो भैया 3 चीजें हैं इसमें, 3 कॉस्ट माननी पड़ेगी। बर्गर की कॉस्ट मान लेता हूं, कॉस्ट ऑफ बर्गर मान लेता हूं x रुपीज, कॉस्ट ऑफ शेक ये हो गई y रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ फ्रेंच फ्राइज ये आपके पास हो गई z रुपीज। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो आपको गिवन है 3x प्लस 7y प्लस z इक्वल्स टू 120। एक बर्गर अगर x का है तो 3 बर्गर 3x के हो जाएंगे, अगर एक शेक y का है तो 7 शेक 7y के हो जाएंगे, और अगर एक फ्रेंच फ्राइज 3 रुपीज की है, सॉरी z रुपीज की है तो एक फ्रेंच फ्राइज z की हो जाएगी। टोटल अमाउंट हो गया आपका 120। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा 4x प्लस 10y प्लस z इक्वल्स टू 164.50। ठीक है, क्या करेंगे भैया? 3 वेरिएबल है तो अभी तक तो 2 लीनियर 2 का ही सीखा था, 3 कैसे आ गए? तो बड़ी गड़बड़ कर दी। तो भैया इसमें ऐसा कुछ सिस्टम बना रखा है कि आपको ज्यादा सोचना नहीं है। देखो आप दोनों को z इजीली यहां से एलिमिनेट कर सकते हो। करो, z को एलिमिनेट करो। कैसे करोगे? माइनस कर दो, माइनस 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 माइनस। ठीक, माइनस x माइनस 3y और माइनस ये तो कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू माइनस आपके पास बच गया 0.5 और 4 और 6 माइनस 2 इज 4, 44.50। माइनस थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 3y इक्वल्स टू 44.50। ठीक है, ये आ गई x प्लस 3y इक्वल्स टू 44.50। अब इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी है और क्वेश्चन इजीली आपका हो जाएगा। आप क्या देख सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 89,
44.50 को 2 से करेंगे तो 89 आ जाएगा। और अब आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, 3 में से 2 माइनस कर तो 1x बचेगा, 7 में से 6 माइनस करा तो 1y बच जाएगा, z में से कोई 0 माइनस ही नहीं करना तो z बचेगा, तो x प्लस y प्लस z की वैल्यू आ जाएगी। बस आपको इतना ही करना था। इसमें से अब इसको निकाल दो, 3x माइनस 2x इज x, 7y माइनस 6y इज y एंड z माइनस 0 इज z। और 120 में से 89 अगर हम माइनस कर देंगे तो 10 माइनस 9 इज 1 एंड 11 8 माइनस 8 इज 3। तो x प्लस y प्लस z, यानी कि एक बर्गर, एक शेक और एक फ्रेंच फ्राइज की कीमत कितनी आ गई आपके पास? 31 रुपीज आ गई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। असाइनमेंट आपको मिल चुका है, उस पे जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कल के टेस्ट में अच्छा सा स्कोर करना है। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल करके डिस्कस कर सकते हैं उसको। ठीक है, ओके, थैंक यू।